गुड मॉर्निंग। संस्कार साइंस के ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः स्वागत। देखिए, पिछले कालांश में हम संधि पढ़ रहे थे और संधि की डेफिनेशन हमने पढ़ी, परिभाषा पढ़ी, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न हुए विकार को संधि कहते हैं। यानी दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं और उनसे जो एक परिवर्तन होता है, विकार होता है, उसे हम संधि कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा संधि के प्रकार, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में हम पढ़ रहे थे कि जब दो स्वरों का आपस में मेल होता है, इन जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और उन दोनों स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में हमने पढ़ा कि स्वर और व्यंजन या व्यंजन के आपसी मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा विसर्ग और स्वर के मेल से उत्पन्न हुए विकार को या विसर्ग के स्थान पर जो एक नया वर्ण आता है, उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। इन तमाम बातों पर हमने पिछले कालांश में चर्चा की थी। आज हम स्वर संधि को विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, स्वर संधि जिसकी परिभाषा हम पढ़ें, दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से उत्पन्न हुए विकार यानी परिवर्तन को स्वर संधि कहा जाता है। यानी इसमें दो स्वरों का ही आपसी मेल होता है और स्वरों के कारण ही जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए, स्वर संधि को भी हम 5 भागों में बांटते हैं। तो इसका पहला जो है वो है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, तीसरा है वृद्धि स्वर संधि और चौथा है यण स्वर संधि और नंबर 5 आयादी स्वर संधि। यानी स्वर संधि को भी हम 5 भागों में बांटते हैं। तो इसमें पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण स्वर संधि और तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि, चौथा है यण और 5वां है आयादी। अब देखिए, हम जानेंगे कि स्वरों का आपसी मेल कैसे होता है, पहले उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। यानी स्वरों के बारे में हम जानें। तो देखिए, स्वरों के बारे में हम जाने, सबसे पहले हमें स्वरों की जानकारी होनी चाहिए, वर्णों की जानकारी होनी चाहिए। छोटी सी बात, सामान्य बातें, उनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, वर्ण की बात करें हम। वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते या मुख से निकली अखंड ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। क्या होता है वर्ण? मुख से निकली अखंड ध्वनि को वर्ण कहते हैं, वर्ण या अक्षर कहते हैं। यानी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे हम वर्ण कहते हैं। या
मुख से निकली अखंड ध्वनि को वर्ण कहते हैं। देखिए सबसे छोटी होती है ध्वनि, परंतु ध्वनि को लिपिबद्ध नहीं कर सकते। उसके बाद जो सेकंड स्टेज होती है वो होता है वर्ण, और वर्णों का जो आपसी मेल होता है उससे बनता है शब्द, और एक शब्द समूह जो होता है वो होता है वाक्य। और जब वाक्यों का निर्माण हो जाता है तो किसी भाषा का वह रूप ले लेता है। सबसे छोटी ध्वनि, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब वर्णों को हम देखें, वर्ण को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। सबसे पहले आज हम स्वर संधि पढ़ रहे हैं, तो स्वरों की बात करें। स्वर, देखिए स्वर की डेफिनेशन क्या होती है, स्वर क्या होते हैं, यानी मुख से निकली अबाध ध्वनि, ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण करते समय किसी प्रकार की कोई बाधा न हो, जिसका उच्चारण आसानी से किया जा सके, या ऐसे वर्ण जो बिना किसी दूसरे की सहायता से उच्चारित होते हैं उसे हम स्वर कहते हैं। अब स्वरों की हिंदी भाषा में संख्या होती है 11। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या होती है 11। अब वो 11 स्वर कौन से हैं? देखिए 11 स्वर हैं ए, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ए, आई, ओ, औ। ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। इनकी संख्या हुई 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक इनमें स्वर में सम्मिलित किया जाता है री को। हालांकि कुछ विद्वान री को स्वर मानते हैं, कुछ विद्वान जो हैं वो इसको व्यंजन मानते हैं, परंतु हम इसे अपनी भाषा में री को स्वर ही मानते हैं। अब इन स्वरों को हम आपस में विभक्त करते हैं, तो ए, ई और उ, ए, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, इनको कहा जाता है मूल स्वर। क्या कहा जाता है? मूल स्वर। इन्हें मूल स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि बाकी जो स्वर हैं उनका निर्माण इन्हीं स्वरों से हुआ है, ये इनके पुरोधा हैं, इन्हीं स्वरों से बाकी स्वरों का निर्माण हुआ है, इसलिए इसे मूल स्वर कहा जाता है। इसके अलावा ए, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री, इनको आपस में जोड़ने पर ये जो 4 स्वर हैं इन्हें कहा जाता है ह्रस्व स्वर। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा, स्व का मतलब होता है छोटा। और आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, इनको कहा जाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। साधारणतः हमने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो ए, आ, छोटी ई बोलते थे, यानी ह्रस्व ई है, बड़ी ई यानी इसे दीर्घ ई बोलते थे। तो ए, ई, उ और री ये तो हैं ह्रस्व स्वर, आ, ई, उ ये हैं दीर्घ स्वर, इन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। इसके बाद में हम बात करें ए, आई, ओ, औ, इनको कहा जाता है संयुक्त स्वर। इनको क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर। तो इन स्वरों की हमें जानकारी है, तो आगे हम ये जो पूरी स्वर संधि है वो इन्हीं स्वरों पर आधारित है। जैसे हम बात कर रहे थे, हमने स्टार्ट किया था अभी दीर्घ स्वर संधि। कौन सी की थी? दीर्घ स्वर संधि नंबर 1, दीर्घ स्वर संधि। देखिए दीर्घ स्वर संधि जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, दीर्घ यानी होता है बड़ा, दीर्घ यानी होता है बड़ा। तो इस संधि में क्या होता है कि ह्रस्व और दीर्घ स्वर या ह्रस्व ह्रस्व या दीर्घ दीर्घ जब आपस में मिलते हैं तो उनसे जो एक विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब देखिए ह्रस्व कौन सा है? ए, ई, उ।
और दीर्घ कौन सा है, आ, ई, दीर्घ उ। इनको हम आपस में मिलाएंगे, ये आपस में इनका मेल होगा, ए और ए का मेल होगा तो जो विकार उत्पन्न होगा वो क्या होगा, आ होगा। या आ और आ का मेल होगा तो भी क्या होगा, आ और ए का मेल होगा तो भी क्या होगा, आ। ए और आ का मेल होगा तो भी विकार क्या होगा, आ। इसी प्रकार ह्रस्व ई और ह्रस्व ई, दीर्घ ई, दीर्घ ई और दीर्घ ई तो भी क्या होगा, दीर्घ ई। ह्रस्व ई जमा दीर्घ ई तो भी क्या होगा, दीर्घ ई। इसके अलावा दीर्घ ई ह्रस्व ई तो भी क्या होगा, दीर्घ ई। इसी प्रकार उ और ऊ को भी हम आपस में मेल करेंगे, उ और ऊ का भी आपस में मेल करेंगे तो क्या परिवर्तन होगा, दीर्घ ई ही होगी। यानी जैसा नाम से स्पष्ट है, दीर्घ यानी ह्रस्व और दीर्घ को या दीर्घ दीर्घ को या दीर्घ ह्रस्व को जब हम आपस में मेल करेंगे तो दीर्घ ही बनेगा। उदाहरण के लिए जैसे एक उदाहरण देखें हम, राम जमा अवतार। संधि में क्या होता है, पहले पद का अंतिम वर्ण, दूसरे पद का प्रथम वर्ण, पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण, इन दोनों का आपसी मेल होता है और उनसे विकार होता है। पहले पद का अंतिम वर्ण है मैं, और मैं का निर्माण कैसे हुआ, एक व्यंजन है, इसका निर्माण हुआ है तो इसमें क्या कौन सा स्वर है, ए है, और उसके सामने कौन सा स्वर आ रहा है, ए है। और ह्रस्व और ह्रस्व ए के मेल से क्या बनेगा, दीर्घ बनेगा, आ बनेगा। तो ये जो विकार हुआ, इसी विकार को हम क्या कहते हैं, संधि या दीर्घ संधि कहते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में जो है इनके उदाहरण, इनकी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।